लोग वेलकम टू जगराम कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है अभिषेक चौधरी और आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर 2 लेके आए हैं, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग के जो मेथड्स होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करें जगराम कोचिंग क्लासेस और प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाके आप इसका पहला लेक्चर देख सकते हैं। पहला लेक्चर देख के आए, वरना आपको ये सारे कंसेप्ट उतने अच्छे से समझ नहीं आएंगे। तो जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थर्मियोनिक इमिशन। ये दोनों मेथड्स हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ये दोनों मेथड्स हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। किसके अंदर? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। फिलहाल हमारे जो चैप्टर के अंदर दिए गए हैं वो तीनों मेथड यही गिवन है और हमारे सिलेबस में भी अभी यही तीनों मेथड हैं। ये दोनों मेथड हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ चार्जिंग बाई फ्रिक्शन से। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर चार्जिंग बाई फ्रिक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है वो बेसिकली इंसुलेटर्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? जनरली इंसुलेटर्स के लिए यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे आपने कोई दो इंसुलेटर ले लिए, इंसुलेटिंग बॉडी ले ली, दो आपने कोई इंसुलेटिंग बॉडी ले ली, फिर उनको क्या किया? रब करा दिया। क्या करा दिया? रब करा दिया। तो क्या होगा? इससे किसी भी चीज़ को हम दो इंसुलेटर को रब करेंगे तो क्या होगा? थर्मल एनर्जी क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी? थर्मल एनर्जी क्रिएट होगी। रबिंग से क्या होगा भाई? थर्मल एनर्जी क्रिएट होगी। तो इससे क्या होगा? जो इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? जंप कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एक के पास तो कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक के पास कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं? दो इंसुलेटर लेते हैं, फिर उनको रब कराते हैं। रबिंग से क्या होता है? थर्मल एनर्जी क्रिएट होती है। थर्मल एनर्जी क्रिएट होने से क्या होता है? उसके जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं? लूजली बाउंडेड होते हैं। तो वो क्या होंगे? निकल के दूसरी सेल में जंप कर जाएंगे, यानी कि ट्रांसफर हो जाएंगे। और एक पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा, किसी दूसरे को दे देगा, उसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो उन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, इसके कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, फिर इसके कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल आप लोगों ने देखे होंगे कि जब हम लोग क्या करते हैं? ग्लास रॉड को रब कराते हैं, ग्लास रॉड को रब कराते हैं। जब हम लोग ग्लास रॉड को रब कराते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ में, ये क्या है? ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कराते हैं, सेम आपको ऐसा ही चित्र बना के लिखना है। तो ग्लास रॉड के पास जो चार्ज आता है, वो जो ग्लास रॉड के पास चार्ज आता है वो पॉजिटिव होता है, और सिल्क क्लॉथ के पास जो चार्ज आता है वो नेगेटिव होता है। अब यहीं पे इबोनेट रॉड की बात करें, इबोनेट रॉड की बात करें, इबोनेट रॉड, तो इसको हम वूलन क्लॉथ के साथ रब कराते हैं। किसके साथ रब कराते हैं? वूलन क्लॉथ के साथ, वूलन क्लॉथ के साथ रब कराते हैं। क्या कराते हैं? रब कराते हैं। तो इबोनेट रॉड के पास तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वूलन क्लॉथ के पास पॉजिटिव चार्ज आता है। इस केस में क्या होता है? उल्टा। और ग्लास वाले केस में क्या होता है? ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखने हैं। अब आपके एक कंफ्यूजन उठ रहा होगा कि भाई आपको कैसे पता कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पास नेगेटिव आएगा, इसके पास पॉजिटिव आएगा, इसके पास नेगेटिव आएगा। तो ये कन्वेंशनली माना गया है। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिससे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया और हम लोगों ने माना कि ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ के पास नेगेटिव, और सिमिलरली इबोनेट रॉड के केस में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो ये होता है भाई कन्वेंशनली, ये हम लोगों ने कन्वेंशनली माना हुआ है, ठीक है, कि कन्वेंशन मानते हैं हम कुछ, तो ये कन्वेंशनली हम लोगों ने माना हुआ है। नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके मैं कुछ और भी एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे जब हम कॉम्ब को
बाय रबिंग कॉम्ब with hair it attracts teeny pieces of paper जब हम कॉम्ब को हेयर के साथ रब करते हैं, भाई इसमें कंडीशन है, पहली चीज तो एक बात आप जान लीजिए, इसमें एक कंडीशन है, हेयर जो है आपके ड्राई होने चाहिए, गीले हेयर नहीं होने चाहिए, ऑयली नहीं होने चाहिए। अगर ऑयली हेयर होंगे या फिर गीले होंगे या फिर आप उसे रेनी सीजन में ट्राई करोगे तो वो काम नहीं करता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हेयर आपके ड्राई होने चाहिए, कंडीशन है। तब आप रब करते हो तो वो कॉम्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, इस वजह से वो टिनी पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मैं एक और खूबसूरत एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जैसे कि आप कोई बैलून लेते हो, उसको दीवार पे चिपकाने की कोशिश करते हो तो दीवार पे नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर आप उसे अपने हेयर के साथ रब कर लोगे और फिर चिपकाओगे तो वो चिपक जाता है। तो ये भी क्या इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसे हम रबिंग का भी बोल सकते हैं, स्लेश लगा के आप रबिंग भी लिख सकते हो यहाँ पे, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन या फिर चार्जिंग बाई रबिंग, ठीक है। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण होता है, घिसने से, रबिंग वही वाली बात हो गई। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं भाई चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन, तो चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। किन्हीं भी दो कंडक्टर्स का हम डायरेक्ट कांटेक्ट कराते हैं और फिर चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है भाई, ध्यान रखने वाली बात है इसमें, चार्जिंग बाई कंडक्शन में होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। चार्जिंग बाई कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, हम दो कंडक्टर ले लिए, लेट सपोज मैंने एक कंडक्टर ले लिया और दूसरा कंडक्टर ले लिया एक, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट करा दिया। इसके पास क्या है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब पहली चीज तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये नहीं उसके पास 0 इलेक्ट्रॉन या फिर 0 प्रोटॉन है, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है, ठीक है। इसके पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है ढेर सारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, बहुत ज्यादा अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन्स जो है, नेगेटिव चार्ज के पास बहुत ज्यादा है। तो फिर क्या होगा, इससे कुछ, जब ये दोनों कंडक्टर हैं, है ना, तो इससे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, आपस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। तो फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो भाई एक के पास तो नेगेटिव चार्ज था ही और दूसरे के पास भी नेगेटिव ही चार्ज आ जाएगा, ठीक है, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपके एक और कन्फ्यूजन उठ रही होगी कि भाई इसके पास भी नेगेटिव चार्ज आया, इसके पास भी नेगेटिव आया, बट असल में होना तो ये चाहिए था कि एक के पास पॉजिटिव आना चाहिए था, एक के पास नेगेटिव, क्योंकि भाई एक से ट्रांसफर हुए हैं, दूसरा तो न्यूट्रल है। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पास क्या है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत ढेर सारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ना के बराबर है। आप उसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, अगर किसी इंसान के ऊपर करोड़ों का कर्जा है, करोड़ों का कर्जा है, अगर बैंक उसका 2 रुपए का कर्जा माफ कर दे तो उसके लिए वो ना के बराबर है, ठीक है। तो सिमिलरली यहीं पे अगर इसको कुछ पॉजिटिव चार्ज मिल जाए और इसके पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो ना के बराबर है, उस नेगेटिव वो पॉजिटिव नहीं बन पाएगा, है ना, न्यूट्रल नहीं बन पाएगा ये, और ना ही ये पॉजिटिव हो पाएगा उससे। इसके पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इस पे नेगेटिव ही चार्ज रहेगा। नोट डाउन कर सकते हो आप, इसको नोट डाउन कीजिए। यहां पे एक और केस बनता है भाई, यहां पे एक और केस बनता है, यहां पे एक और केस बनता है, बहुत ही अच्छा केस है, इसमें नोट बना के लिखोगे आप, स्टार मार्क करके लिख लीजिए। अगर इफ शेप स्लैश साइज मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम, कंडक्टर इज सेम। अगर भाई शेप साइज मटेरियल दोनों कंडक्टर का सेम है, सीधी सी बात बोलूं तो अगर दोनों कंडक्टर्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है, आइडेंटिकल होने के लिए कंडीशन क्या है, उनका शेप साइज और जिस मटेरियल से वो बने हैं दोनों के सेम होने चाहिए, तब वो आइडेंटिकल होंगे। सीधी सी सरल भाषा में बोल देते हैं आइडेंटिकल। अगर ये दो कंडक्टर हैं
और ये भी दूसरा कंडक्टर है। आप सपोज कर सकते हो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल बने नहीं वो अलग बात है थोड़े से। और इसके पास क्यू चार्ज है, तो इससे जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा इसमें, ये न्यूट्रल है भाई, ये क्या है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। तो इससे इसमें कुछ चार्ज ट्रांसफ़र होगा, तो जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो इक्वल चार्ज ट्रांसफ़र होगा दोनों में, जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो इक्वल चार्ज ट्रांसफ़र होगा दोनों में, Q/2 और Q/2 आ जाएगा। ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपको, अगर शेप साइज मटेरियल कंडक्टर का सेम है तो जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो इक्वल चार्ज ट्रांसफ़र होता है, Q/2 Q/2। नोट डाउन कीजिए इसको, समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा समझ, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना था पॉइंट सेकंड, ठीक है। फिलहाल अभी हम थर्ड डिस्कस करेंगे। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, चार्जिंग बाई इंडक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चार्जिंग बाई इंडक्शन डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन भाई, चार्जिंग बाई इंडक्शन में कंडक्शन का उल्टा होता है, यहां पे होता है विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना किसी कॉन्टैक्ट के। चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या हो रहा था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा था, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। चार्जिंग बाई कंडक्शन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा था, यहाँ पे विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना किसी कॉन्टैक्ट के। भाई कैसे होता है ऐसा, जैसे कि एक न्यूट्रल बॉडी ले लेते हैं और एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले लेते हैं, न्यूट्रल बॉडी ले ली हमने एक, और एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले ली, है ना। एक न्यूट्रल बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल, एक न्यूट्रल है और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो जब हम इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये पोलराइज हो जाएगी। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज इंड्यूज हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूज हो जाएगा, ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाएगा। देखो एक्चुअली में जाता नहीं है, लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि चार्ज वहां पे क्या होता है, इंड्यूज हो जाता है, चार्ज इंड्यूज हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आते तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूज हो जाता और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता, आप वैसा भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये न्यूट्रल बॉडी है, एक्चुअली में हो गया क्या, अब ये पोलराइज हो गई, क्या हो गई, ये पोलराइज हो गई, न्यूट्रल बॉडी क्या हो गई, अब पोलराइज हो गई। पोलराइज का मतलब यही है कि चार्ज इंड्यूज हो जाते हैं अलग अलग ऐसे सेपरेट। तो फिर क्या होगा, हम लोगों को पता है कि भाई अर्थ जो है ओशियन है इलेक्ट्रॉन्स का, किसका, ओशियन है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। फिर हम इसकी अर्थिंग करा देते हैं, क्या करा देते हैं, अर्थिंग करा देते हैं। और अर्थ क्या है हमें पता है भाई, अर्थ क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाएंगे भाई, इसके पास कुछ नेगेटिव चार्ज जाएगा और इस वाले हिस्से को क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा, कि यहाँ से नेगेटिव चले जाएंगे भाई, अर्थ से नेगेटिव चले जाएंगे, पॉजिटिव यहाँ ऑलरेडी है तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और फिर इधर खाली नेगेटिव चार्ज बचेंगे। तो अगले केस में क्या होगा, फिर हम इस पॉजिटिव चार्ज को अलग हटा लेंगे, पॉजिटिव चार्ज को अलग हटा लेंगे। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, लेकिन इस बॉडी के पास क्या रहा, केवल इस बॉडी के पास में केवल नेगेटिव चार्ज रह गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये एग्जांपल होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन का विदाउट कांटेक्ट। यहाँ पे बेसिकली बॉडी क्या होती है, पोलराइज हो जाती है, न्यूट्रल बॉडी। यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते थे, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज लाते हैं, उसको भी बता देता हूँ मैं एक बार, नोट कर लीजिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल भी आपको लेके बता देता हूँ, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लाते तो क्या होता। यहाँ पे हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी भी ला सकते थे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाते एक न्यूट्रल बॉडी के पास में, लेट सपोज ये न्यूट्रल बॉडी थी, तो ये भी पोलराइज हो जाती है और यहाँ पे चार्ज इंड्यूज हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। देखो एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज चलता नहीं है, आता नहीं है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इंड्यूज हो गया, इंड्यूज हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूज हो जाता। सिमिलरली फिर हम इसकी अर्थिंग करा देते, क्या करा देते,
अर्थिंग करा देते। अब हम इसकी अर्थिंग करा देते तो अर्थ हमें पता है ओशियन है इलेक्ट्रॉन्स का। अर्थिंग कराने से क्या होगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो धरती में क्या हो जाता, चला जाता, रिसाइड कर जाता धरती के अंदर। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाता फिर न्यूट्रल, कि भाई नेगेटिव चार्ज यहाँ से चला गया धरती के अंदर, तो केवल पॉजिटिव चार्ज ही इसके पास बचता। तो फिर ये इससे हम नेगेटिव चार्ज को हटा लेते, इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हटा लेते। ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, इसको हम हटा लेते तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता, और या जो न्यूट्रल बॉडी थी इसके पास केवल पॉजिटिव चार्ज रह जाता। क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, उसकी तो हमने अर्थिंग करा दी, वो तो अर्थ के अंदर चला गया। तो बात समझ में आ रही है आपको। जब हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आ रहे थे तो अर्थ उसको इलेक्ट्रॉन दे रही थी, और जब नेगेटिवली चार्ज लेके आए तो अर्थ ने उसके इलेक्ट्रॉन ले लिए। बात समझ में आ गई होगी, नोट कीजिए, नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। डिस्कस करते हैं सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बोलती है अगर कोई सिस्टम, इफ ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेज Q1 एंड Q2 देन नेट चार्ज विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अगर कोई सिस्टम, अगर कोई बॉडी, इफ अ सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है दो चार्जेस का, कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेज Q1 एंड Q2 then net charge will be equals to net charge will be equals to Q1 प्लस Q2। देन नेट चार्ज जो है इक्वल हो जाता है Q1 प्लस Q2 के। अगर कोई सिस्टम है वो n चार्जेस बाई कंसिस्ट कर रहा है, उसके पास n चार्ज है Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, तो नेट चार्ज इस केस में क्या हो जाता, नेट चार्ज इस केस में हो जाता Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn। तो हम Qn चार्ज तक ऐड करते। तो भाई ये होता है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर किसी सिस्टम के पास दो चार्ज है तो उनको हम सिंपली ऐड कर देंगे नेट चार्ज निकालने के लिए। अगर किसी की सिस्टम के पास n चार्ज है तो नेट चार्ज निकालने के लिए उसको भी हम ऐड कर देंगे। इसको हम, दिस इज ऑल्सो नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज। This is also known as superposition of charges। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो हमें यही बात लिखनी है, यही बात बतानी है, और बतानी क्या, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। तो नोट डाउन कीजिए, आप इसको नोट कीजिए। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये नाम से ही समझ में आ रही है, ये नाम से ही समझ में आ रही है। दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नोट कीजिए इसको, हेडिंग लगाइए, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज of an isolated system remains conserved, या फिर हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी अगर किसी कोई प्रोसेस हो रहा है और एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या फिर कंजर्व्ड रहेगा। तो नोट डाउन कर सकते हो आप इसको, नोट कीजिए। तो यहाँ पे देखो, या फिर सिंपल भाषा में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इन सरल भाषा
हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed ठीक है। अब इसमें कई टीचर क्या करते हैं भाई, वो बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, आप लोगों को ये चीज जो पढ़ाई गई है गलत पढ़ाई गई है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो क्रिएट करके दिखा भी देते हैं, बच्चे मान भी लेते हैं, बट ये चीज बिल्कुल गलत है, ये गलत कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते भाई। जब इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग कैसे कर दोगे भाई। ये बुक साइंटिस्ट ने लिखी है, तो साइंटिस्ट ने बोला है नहीं कर सकते। और मैं बताऊँ एक्चुअली करते क्या है, होता क्या है कि हम लोगों को पता है कि न्यूट्रॉन, नेचर क्या करता है, चार्ज क्रिएट करता है, नेचर क्रिएट करता है। वो क्या करता है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर ब्रेक कर देता है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर ब्रेक कर देता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर ब्रेकआउट कर देता है। तो देखो भाई, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। ऑल्दो यहाँ पे होता क्या है, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक होता है, वहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं भाई, ये इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। बट इनका क्या है, दोनों अपोजिट नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो कैंसल आउट होके नेट चार्ज 0 जाता है। तो इसमें क्या बात बोली गई है, नेट चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। तो देखो चार्ज कंजर्व्ड ही हो गया ना, न्यूट्रॉन का भी चार्ज 0 है ना, और जो यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ उसका भी चार्ज 0। तो ये बात बिल्कुल सही होगी कि जो नेट चार्ज है रिमेन्स कंजर्व्ड होता है, तो कोई चार्ज क्रिएट थोड़ी ना हुआ। न्यूट्रॉन नेचर ब्रेकआउट करता है न्यूट्रॉन को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक +5 कूलम का चार्ज था, एक +2 कूलम का चार्ज था और एक -3 कूलम का चार्ज था। तो इस सिस्टम के साथ हमने कुछ छेड़छाड़ की, फिर हुआ क्या, ये चार्ज ऐसा हो गया। और थर्ड चार्ज की वैल्यू हमें नहीं पता भाई, थर्ड चार्ज की वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो फाइंड कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, है ना, ट्राई कीजिए। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नेट चार्ज है कंजर्व्ड रहता है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे टोटल 3 चार्ज हैं, देखो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, आपने ट्राई कर लिया होगा, Q1 + Q2 + Q3। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अकॉर्डिंग ये इक्वल होने चाहिए Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। अब इस चार्ज को हम लेट सपोज y बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, y बोल देते हैं। तो Q1 कितना है भाई, 5 + 2 + -3, और ये इक्वल होने चाहिए Q1 + 3 कूलम + 4 कूलम + y। तो भाई ये कितना होगा, 7 - 3 दैट इज 4 कूलम, 4 हो गया, ये कूलम हम बाद में लिख लेंगे। और ये कितना हो गया, 7 + y। तो 7 को तब हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 - 7 = y। तो किसके इक्वल हो गया, y इक्वल हो गया, y इक्वल हो गया -3 कूलम। तो जो थर्ड चार्ज की वैल्यू आई क्या आई, थर्ड चार्ज की जो वैल्यू आई वो आई -3 कूलम। तो इस तरीके से हम किसी भी चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से। अगर हमें इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा अगली बार से, तो हम सिंपली से सॉल्व कर सकते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया, नेट चार्ज कंजर्व होना था तो नेट चार्ज को हमने कंजर्व किया। Q1 + Q2 + Q3 = Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो डिस्कस करते हैं, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहली चीज तो क्वांटाइजेशन का मतलब समझते हैं भाई। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होना, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। अब भाई इस बात को पहले समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह हम सारी चीजें लिख लेंगे। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ ऐसा बोलता है, जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इंटीजर वैल्यू में ही एग्जिस्ट करेगा, या फिर हम किसी बॉडी को चार्ज ट्रांसफर करना है तो हम जब चार्ज ट्रांसफर करेंगे वो किसी इंटीजर वैल्यू में ही चार्ज ट्रांसफर होगा। जैसे कि मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने हैं किसी और बॉडी को, या फिर चार्ज ट्रांसफर करना है, 2 कूलम चार्ज ट्रांसफर करूंगा, या फिर 4 कूलम चार्ज ट्रांसफर करूंगा, या फिर 8 कूलम। ऐसा नहीं होगा कि 7 कूलम चार्ज ट्रांसफर कर, सॉरी 7.5 कूलम चार्ज ट्रांसफर कर दूं, है ना, इस तरीके का नहीं होगा। या फिर मार्केट से लेट सपोज मुझे इलेक्ट्रॉन लेके आने, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, 7.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, या तो 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, या 9 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, या 10 इलेक्ट्रॉन, या 12, 14, 18, 20। तो इस तरीके के कोई इंटीजर वैल्यू में ही इलेक्ट्रॉन में लेके आ सकता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का, ये अगर क्रिकेट में विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है तो जो रन स्कोर करेगा वो या तो 2 रन बना सकता है, या फिर 4 रन, या फिर 6 रन, या फिर 8 रन, या 10 रन। वो कभी भी 7.5 रन, 6.5 रन, 4.5 इस तरीके का स्कोर नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं वो इंटीजर वैल्यू में ही होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। अब बहुत सारे लोगों के मन में बात आ रही होगी फंडामेंटल चार्ज क्या होता है भाई। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। जो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसी को हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। नोट कीजिए इसको भाई। तो ये सीधी सी बात बोलना चाह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन अप टू प्लस के n इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके के चार्ज ट्रांसफर होता है। या फिर -2 1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन अप टू -n इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके का ही चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। Q इक्वल टू +-ne। नोट कीजिए, ये होता है क्यों यहाँ पे चार्ज, n होता है इंटीजर वैल्यू, n होता है कोई इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इंटीजर वैल्यू, और E होता है यहाँ पे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। और जो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है सोच के बताओ भाई, सोच के बताओ, जल्दी सोचो कितना होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ऑब्वियस है नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और इसी को हम फंडामेंटल चार्ज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। जो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसी को हम फंडामेंटल चार्ज बुलाते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हम लोगों ने पढ़ लिया था अभी, है ना, 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। अब ये क्वेश्चन है एक, इसको ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है, अ पॉलीथिन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। इसमें पहला पार्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, ये फाइंड करना है। और दूसरा पार्ट है इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथिन। तो देखो एक सवाल का तो जवाब हमें यहीं से मिल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वूल से पॉलीथिन पे हो रहे हैं, है ना, ये हमें जवाब यहीं से मिल रहा है। सेकंड पार्ट से पहले पार्ट का थोड़ा सा जवाब हमें मिल चुका है। ट्राई कीजिए आप लोग, इसको ट्राई कीजिए। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है। ये 2 आपको वैल्यू दी गई हैं ताकि आप सॉल्व अच्छे से कर पाओ, ठीक है, ट्राई कीजिए। तो देखो अब मैं ट्राई करता हूँ इसका पहला पार्ट।
तो इसने चार्ज बोला है, नेगेटिव चार्ज बोला है, कितना बोला है, -3 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है भाई, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वोल टू पॉलीथिन, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वोल टू पॉलीथिन। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो रहे हैं वो वोल से पॉलीथिन पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो हमने फ्रॉम विच टू विच इस वाले पार्ट का जवाब दे दिया है ऑलरेडी, वोल से पॉलीथिन पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था Q बराबर NE प्लस माइनस NE पढ़ा था, तो यहाँ से N बराबर Q/E हो जाएगा कि नहीं होगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। तो Q की वैल्यू बोलो, Q की वैल्यू बोलो क्या है, -3 × 10⁻⁷ कूलम, बिल्कुल यही होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बोलो, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बोलो कितनी है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा और ये ऊपर जाके 10⁻12 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा 1.875 × 10⁻12 कूलम। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो रहे हैं वो इतने ट्रांसफर्ड हो रहे हैं 1.875 × 10⁻12। अगर थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हुई हो तो एक बार चेक कर लेना, वैसे शायद से यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। ठीक है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, 1.875 × 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए हैं वोल से पॉलीथिन पे, वोल से पॉलीथिन पे 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए हैं। अब सेकंड वाला पार्ट ट्राई करो, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वोल टू पॉलीथिन। तो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, क्या बताया था, जब भी चार्ज आता है तो उसके साथ मास भी आता है। चार्ज ऑलवेज कम विद मास बट अपोजिट में नीड नॉट टू बी ट्रू। जब भी चार्ज की बात होगी तो चार्ज के पास कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। हो सकता है मास के पास चार्ज ना हो, कभी कोई मास की बात चल रही हो सकता है मास के पास चार्ज ना हो, लेकिन अगर कोई चार्ज है तो उसके पास मास जरूर होगा। ठीक है, मास जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा भाई। तो सेकंड पार्ट का भी कर लेते हैं सॉल्व। तो इलेक्ट्रॉन जो है वोल से पॉलीथिन पे ट्रांसफर हुए हैं, है ना, यस, यहां पे सेकंड कर लीजिए, यस देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास, देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास, ट्रांसफर ऑफ मास, ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वोल टू पॉलीथिन। तो वोल से पॉलीथिन पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ मास हो रहा है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मास हो रहा है वोल से पॉलीथिन पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई, बिल्कुल आ रही होगी। तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, ये कैसे निकालेंगे भाई, हम कैसे निकालेंगे, हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कितना होता है, 9 × 10⁻31 बोलो भाई kg। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम वोल टू पॉलीथिन। तो मास कैसे निकालेंगे भाई, कि जितने इलेक्ट्रॉन, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए हैं वो पता लग जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम कर देंगे तो जितना मास ट्रांसफर हुआ है वो आ जाएगा। तो भाई अब कैसे निकालेंगे हम, कैपिटल M जो मास ट्रांसफर हो रहा है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे थे, 1.875 × 10⁻12। पहले पार्ट का यही आंसर आया था, 1.875 × 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9 × 10⁻31 kg। अब आप इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो और बाकी इतना भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। तो इतना मास ट्रांसफर होगा, कहाँ से ट्रांसफर होगा, वूल से पॉलीथिन पे ट्रांसफर होगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन के पास है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, उनके पास कुछ ना कुछ तो मास है। देखो ऑल्दो ये नेग्लिजिबल मास है, बहुत 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 कम है, ना के बराबर है, बट फिर भी यार कुछ तो है, कुछ तो है। तो इसलिए
जो ये मास ट्रांसफ़र होगा वो गोल से पॉलीथिन पे इतना मास ट्रांसफ़र होगा। और ये बात हमने पहले ही समझ ली थी कि जब भी चार्ज की बात होती है तो चार्ज के साथ मास जरूर आता है। तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। एक काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कैन अ बॉडी हैव 16 into 10 to the power minus 18 कूलम चार्ज। किसी बॉडी के पास भाई इतना चार्ज हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, जवाब दो उसका, ठीक है। सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व करोगे? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था Q बराबर n ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। तो यहाँ से हम n निकालेंगे, Q की वैल्यू हमें पता है, E की एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी पता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई E। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है हम लोग को पता है भाई। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है हम लोगों ने पढ़ा था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। होता है कि नहीं होता भाई? तो Q की वैल्यू निकालनी है हमें, सॉरी n की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? Q की वैल्यू पुट करेंगे 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिखी है? तो आप नेगेटिव लिखना चाहो लिख सकते हो, बाकी हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी खाली। तो नेगेटिव साइन से मतलब नहीं है, इंटीजर आना चाहिए, सीधी सी बात ये है। अगर आप माइनस रखते हो तो कोई भी मतलब नहीं है ना, हमारा आंसर फिर भी सही आएगा, और नहीं रखते हो तब भी सही आएगा, ठीक है। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो आप रख सकते हो, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वही आएगा हमारा आंसर। तो इसका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा 1600 अपॉन 16 के इक्वल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 के इक्वल। तो n इक्वल टू 100 आ गया। क्या आ गया? n इक्वल टू, जब n इक्वल टू 100 आ गया तो 100 क्या है भाई? एक इंटीजर है। या फिर कुछ लोग बोल रहे होंगे -100 आएगा, तो भाई -100 ही सही। लेकिन आई एक इंटीजर वैल्यू, अगर कोई इंटीजर वैल्यू आती है तो क्या भाई किसी बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है? हमने यही पढ़ा था कि जो n की वैल्यू है इंटीजर ही आनी चाहिए, और इंटीजर ही आई है। दिक्कत कब होती? जब ये 2/3 4/3 कुछ इस तरीके की आती वैल्यू, इस तरीके की वैल्यू आती तो दिक्कत होती। लेकिन इंटीजर वैल्यू आई है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अपना आंसर बिल्कुल सही है, एक बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है। यस, अब यहाँ पे लिख दो आप, यस अ बॉडी कैन हैव दिस चार्ज। तो नोट डाउन कीजिए इसको। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है भाई, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कुछ भी दिक्कत रहती है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अब लास्ट जो टॉपिक है या फिर लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बस इसको समझा देता हूँ, बहुत छोटी सी बात है इसमें। या फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब देखने में ऐसा लग रहा है भाई कितनी बड़ी थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। बट हाँ, बोलने के लिए यार इतनी छोटी भी नहीं है ना, बट बहुत छोटी सी बात है, 2 मिनट में समझ जाओगे आप। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इसको आप अपनी भाषा में लिखना, मैं आपको समझा देता हूँ जस्ट कि भाई जो किसी ऑर्डिनरी मैटर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो मूवेबल होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो लेस मोबाइल होता है देन इलेक्ट्रॉन्स। सो जो कोई बॉडी को अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम उससे इलेक्ट्रॉन निकाल के उससे पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, रेदर देन उसे हम पॉजिटिव चार्ज दे के, है ना। किसी भी बॉडी को अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज करना है, ठीक है, तो हम लोग को पहली चीज़ तो ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज में लेस मोबाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन से, है ना। इलेक्ट्रॉन मूवेबल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव करते ही नहीं है, ना के बराबर करते हैं, ठीक है, करते ही नहीं है, हम लोग ये मानते हैं। तो हमें किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि भाई उसमें प्रोटॉन्स ऐड करेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पहले लेक्चर में करा दिया था, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ इतने अच्छे समझ नहीं आ रही तो आप पहले लेक्चर में जाके पहले उस क्वेश्चन को जरूर देखें, ठीक है। तो जो हम प्रोटॉन्स ऐड नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उससे ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे भाई। जब वो नेगेटिव चार्ज को दान दे देगा, अपने नेगेटिव को दान दे देगा, तो वो खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हम लोग को पता है जब इलेक्ट्रॉन को दान दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यही ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बोलती है। ये बोलती है इन ऑर्डिनरी मैटर अ पॉजिटिव चार्ज इज लेस मोबाइल देन नेगेटिव या फिर देन इलेक्ट्रॉन, देन नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हो आप। सो अ बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज by removing electron from it rather than by adding proton in it। लिख देता हूँ यार, फिर भी आप लोग बोलोगे लिखी नहीं।
in ordinary matter a positive charge is less मोबाइल मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं है भाई, ये मूवेबल, इज लेस मोबाइल देन इलेक्ट्रॉन, देन नेगेटिव पॉजिटिव, देन नेगेटिव चार्ज लिखो यहाँ पे, देन अ नेगेटिव चार्ज इन ऑर्डिनरी मैटर, अ पॉजिटिव चार्ज इज लेस मोबाइल देन अ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास। नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास। तो सीधी सी बात ये बोली जा रही है कि प्रोटॉन लेस मोबाइल होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबाइल होता है किसके अंदर? किसी भी ऑर्डिनरी मैटर के अंदर। सो अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज by removing electrons from it rather than by adding proton into it। तो वही वाली बात इसने बोली है जो मैंने अभी आपको समझाई। अगर ये बात आपको, आई होप सभी समझ में आएंगे जितना भी चीज़ आपको समझाई गई। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, यूजफुल लगा, देन शेयर इट विद योर नीडी वंस। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर यूजफुल देन प्लीज शेयर इट विद योर नीडी वंस हु रियली नीड्स इट। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक यू।